प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फीवर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, चैनल पर बीएसटीसी 2024 की डेली क्लासेज लग रही हैं। तो आज की क्लास में भी दोस्तों हम राजस्थान जीके के, ठीक है ना, राजस्थान जीके के उन 50 इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि बीएसटीसी 2024 की होने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी 2024 की, आज की क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है। तो साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। पहला प्रश्न का जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो टोटल 5 राज्य है, जिनमें देखिए दोस्तों पंजाब आता है, मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है, हरियाणा और गुजरात। ये 5 राज्य दोस्तों राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, मतलब कि बनाते हैं। और इनमें से दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है आपके राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, बाकी तीनों बनाते हैं। तो चौथा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मेरवाड़ा, मारवाड़, कांठल या फिर योद्धेय। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सीधा एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में दोस्तों मेरवाड़ा नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, अचलदास खिचीरी वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खिचीरी वचनिका। तो शिवदास गार्डन, पद्मनाभ, नयनचंद्र सूरी या फिर जयानक। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। अचलदास खिचीरी वचनिका दोस्तों, जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके जो लेखक है वो आपके शिवदास गार्डन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम के अंदर आता है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, गणेश्वर सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी या फिर रूपारेल नदी। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। गणेश्वर सभ्यता की यहाँ पर बात करें दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे यह स्थित है? तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना। देखिए दोस्तों, नदियों की बात करें, नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है अपवाह तंत्र की दृष्टि से, जिसमें दोस्तों कांतली नदी गणेश्वर सभ्यता के किनारे, गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। और कांतली नदी दोस्तों आपके दोस्तों कौन सी? आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। कौन सी? आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। तो पहला ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी या फिर माही नदी। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए। देखिए वैसे तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं जो कि दोस्तों कंफ्यूजन वाले हैं। अगर आपसे यह पूछा गया कि दोस्तों राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो बनास नदी होगी, जो पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही बहती है, राजस्थान के बाहर नहीं बहती है। लेकिन वैसे दोस्तों नॉर्मल अगर देखें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों चंबल नदी है। लेकिन ये दोस्तों राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के अंदर भी बहती है, मध्य प्रदेश वगैरह। तो वैसे तो इसका आंसर चंबल ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर बनास होगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर बताना है। इसके दोस्तों आपके अंदर जो है कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। दोनों प्रश्न लगभग सिमिलर दिखते हैं, लेकिन एक वर्ड से दोस्तों दोनों के उत्तर चेंज हो जाते हैं। तो दोनों को आपके ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किससे है? प्रतापगढ़ से, चित्तौड़गढ़ से, जयपुर से या फिर जोधपुर से। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। विश्व प्रसिद्ध जो थेवा कला है उसका संबंध किससे है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का जो संबंध है वो दोस्तों प्रतापगढ़ से है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का आपको स्थान बताना है, कौन सा स्थान है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए।
तो देखिए दोस्तों, सरसों उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान है वो प्रथम स्थान है। और सरसों की बात करूं, राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो देखिए दोस्तों सेवर प्रसिद्ध है। सेवर स्थान दोस्तों आपके सरसों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, भरतपुर के अंदर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मैक्सिमम बार ये कम पूछा जाता है कि सरसों उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा, लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा स्थान प्रसिद्ध है सरसों के लिए, तो सेवर भरतपुर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए इसे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पंडित नैनूराम, अबिन हरि, लक्ष्मण दास स्वामी या फिर जमनालाल बजाज। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए इसका। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यही आप सभी को बताना है, तो आंसर बताइए जल्दी से। और चैनल पर दोस्तों डेली क्लासेज होती है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन बीएसटीसी 2024 के अंदर लेना चाहते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की बात करूं दोस्तों, पंडित नैनूराम ने आपके हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक तो प्रजामंडल और दूसरा एकीकरण, यहां से दोस्तों हर बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, तो दोनों टॉपिक्स को अच्छे से आपको क्लियर करना है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, पंछीड़ा गीत किसने लिखा था, जयनारायण व्यास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, अर्जुनलाल सेठी ने या फिर विजय सिंह पथिक ने। जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। पंछीड़ा गीत के बारे में आपको बताना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जयनारायण व्यास की बात करें, इनकी पत्रिका के बारे में पूछा जाता है। इनकी पत्रिका दोस्तों अखंड भारत है, इसके अलावा आगे बाण है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिका है, इन्हें लक्कड़ व फक्कड़ के धनी भी कहा जाता है। तो जयनारायण व्यास के बारे में आपको पढ़ना है। पंछीड़ा गीत की मैं बात करूं, माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, सिरोही का विलय एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था, पंचम चरण में, सप्तम चरण में, षष्ठम चरण में या फिर चतुर्थ चरण में। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सिरोही का विलय एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था, जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बता दीजिए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सिरोही आपसे अगर पूछे कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसका विलय दोस्तों 2 चरणों के अंदर किया गया, 2 चरणों के अंदर कौन सी रियासत का विलय किया गया, तो वो सिरोही है दोस्तों। षष्ठम और सप्तम चरण वैसे दोस्तों दोनों इसके अंदर आती है, लेकिन पूर्ण रूप से जो एकीकरण में दोस्तों सिरोही है वो सप्तम चरण में शामिल हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे छठे चरण और सातवें चरण में दोनों को मिलाकर दोस्तों सिरोही का विलय हुआ था। तो ऐसी रियासत है दोस्तों सिरोही जिनका विलय जो है दोस्तों 2 चरणों में होता है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2। तो चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहां की यात्रा की थी, भीनमाल की, रणकपुर की, ऋषभदेव की या फिर ओसिया की। जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। ह्वेनसांग ने दोस्तों कहां की यात्रा की थी, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। महत्वपूर्ण प्रश्न तो सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ह्वेनसांग ने दोस्तों कहां की यात्रा की थी, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बता दीजिए। तो राइट आंसर की बात करूं, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दोस्तों आपके भीनमाल की यात्रा की थी, ठीक ना। पहला ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का, अलवर भरतपुर का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का या फिर शेखावटी का। जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। गीदड़ जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, यही आप सभी को बताना है। तो आंसर बताइए सभी अभ्यर्थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गीदड़ नृत्य की बात हो रही है, तो बात करूं करेक्ट आंसर की, ये दोस्तों आपके शेखावटी का प्रसिद्ध है, यानी चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। देखिए, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली, सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, ठाकुर कुशाल सिंह ने आउवा को छोड़कर कहां पर शरण ली थी, मेड़ता, जेतारण, सलूम्बर या फिर पाली। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। ठाकुर कुशाल सिंह ने आउवा छोड़कर दोस्तों कौन से स्थान पर शरण ली थी, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो आउवा को छोड़कर ठाकुर कुशाल सिंह ने दोस्तों कहां पर शरण ली थी, तो सलूम्बर के अंदर शरण ली थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है, महाराणा फतेह सिंह ने अपना कार्यभार किस युवराज को सौंपा था, महाराणा सज्जन सिंह को, महाराणा अमर सिंह को, महाराणा भूपाल सिंह को या फिर महाराणा राज सिंह को। जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। महाराणा फतेह सिंह ने अपना कार्यभार किसको सौंपा था, यही आप सभी को बताना है। देखिए, ये महाराणा फतेह सिंह वही है जिनको दोस्तों केसरी सिंह बारट ने 1903 में दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, चेतावनी चुंगटिया नामक सोरठे लिखकर, ठीक है ना। तो इन्होंने अपना कार्यभार किस युवराज को सौंपा था, तो इन्होंने सौंपा था दोस्तों महाराजा भूपाल सिंह को, यानी तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
अगला पूछा गया दोस्तों सिवाना दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? सिवाना दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 955, 970, 954 या फिर 1001? जल्दी से आंसर बताइए इसका। सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग की मैं बात करूं, देखिए दोस्तों ये आपके वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, वन दुर्ग की श्रेणी में आता है आपका सिवाना दुर्ग। तो इसका निर्माण कब हुआ था यही आप सभी को बताना है। सिवाना दुर्ग देखिए दोस्तों पहले बाड़मेर के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों जिले चेंज होने की वजह से ये दोस्तों आपके बालोतरा के अंदर आ गया, ठीक है ना, बालोतरा के अंदर आ गया आपका सिवाना दुर्ग। इसके निर्माण की मैं बात करूं दोस्तों 954 के अंदर दोस्तों इसका निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया पानी के मीटर बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? बाड़मेर में, चित्तौड़ में, जयपुर में या फिर अजमेर में? जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। पानी के मीटर बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर स्थित है यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, तो पानी के मीटर बनाने का जो कारखाना है वो आपके जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर, और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। अगला पूछा गया है जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने, चांद कंवर ने, मोहन कंवर ने या फिर पद्मिनी ने? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए बावड़ियों का जो शहर है, बावड़ियों का जो शहर है वो बूंदी को कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स अगर आपसे पूछे तो बूंदी को कहा जाता है। और जोधपुर में जो चांद बावड़ी है उसका अगर निर्माण के बारे में पूछे तो वो उसका निर्माण दोस्तों आपके चांद कंवर ने करवाया था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? उदय सिंह ने, भक्त सिंह ने, जोरावर सिंह ने या फिर जगत सिंह द्वितीय ने? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। सबसे पहले तो बता दो दोस्तों हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। 1734 के अंदर दोस्तों हुरडा हुआ था। हुरडा कहां पे? दोस्तों मेवाड़ रियासत का भाग था हुरडा। तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जो है दोस्तों वो किसने की थी यही आप सभी को बताना है। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट भी है। हुरडा सम्मेलन की मैं बात करूं दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता है वो आपके जगत सिंह द्वितीय ने की थी। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है, मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है देवगढ़, कोटा, अलवर या फिर उनियारा? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। मेवाड़ शैली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्थान आता है यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। देखिए साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना ताकि आपको तैयारी का मालूम चल सके, और अगर गलत सलत भी आता है तो भी आपको आंसर बताना है। तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत इनमें से कौन सा स्थान आता था यही आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, इनमें से देखिए दोस्तों जो देवगढ़ है वो आपके मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता था। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है किस किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप है? जालोर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग? जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताए इसका। एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है वो कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है यही आप सभी को बताना है। तो देखिए दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप वैसे तो है कौन सी? देखिए जेबान तोप, जो कि दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और यहाँ पे पूछा गया कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है या कौन से किले के अंदर है, तो वो देखिए दोस्तों जयपुर के जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जयपुर के जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और इसे दोस्तों आपके चिल्ले का टीला भी बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछे तो चिल्ले का टीला कैसे बोला जाता है, तो जयगढ़ दुर्ग को आपके बोला जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया तन्नोट माता का मंदिर है दोस्तों, उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? मूलराज ने, भूपत भाटी ने, नरेश तनुराव ने या फिर अजय राज ने? तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तन्नोट माता के मंदिर के संदर्भ में बात हो रही है दोस्तों, इसके मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो देखिए दोस्तों तन्नोट माता का जो मंदिर है वो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों जैसलमेर के अंदर स्थित है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। और बीएसएफ के जवानों की दोस्तों आराध्य देवी भी कहलाती है। बीएसएफ के जो जवान है बॉर्डर सेफ्टी फोर्स है उनके जवानों की आराध्य देवी या श्रद्धाई देवी कहलाती है दोस्तों तन्नोट माता, ठीक है ना। तन्नोट के अंदर दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है जो कि जैसलमेर के अंदर है। इसके दोस्तों मैं निर्माणकर्ता की बात करूं, नरेश तनुराव ने दोस्तों तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया श्यामल दास का संबंध किस रियासत से है? कोटा से, भीलवाड़ा से, जैसलमेर से या फिर बीकानेर से? जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताए इसका। श्यामल दास का जो संबंध है वो कौन सी रियासत से है यही आप सभी को बताना है। देखिए श्यामल दास की मैं बात करूं, इनका पूरा नाम कवि राजा श्यामल दास ददियावड़ा है। और इनके बारे में बात करूं, इनने दोस्तों वीर विनोद एक कृति की रचना की थी, ठीक है ना।
वीर विनोद एक कृति की रचना की थी जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण कृति है, एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर आता है, वीर विनोद कृति। और इन्होंने एक कोटेशन दिया था कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग है इनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो महाराणा कुंभा का दोस्तों जो है जिक्र कौन से वंश से है? तो मेवाड़ से है। और इनमें से मेवाड़ दोस्तों, मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो भीलवाड़ा आता है। यानी कि श्यामल दास का जो संबंध है कौन सी रियासत से हो जाएगा? भीलवाड़ा रियासत से हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया जैसलमेर में गुंडा राज किसकी रचना है? श्यामल दास की, गुमान सिंह की, सागरमल गोपा की या फिर जवाहर सिंह की? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जैसलमेर में गुंडा राज जो है किसकी रचना है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए इसका। तो देखिए दोस्तों जैसलमेर में गुंडा राज, बात करूं इसके करेक्ट आंसर की, ये दोस्तों आपके सागरमल गोपा की रचना है, सागरमल गोपा की रचना है। इसके अलावा दोस्तों रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा ये भी दोस्तों सागरमल गोपा की रचना। दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान में रखनी है, दोनों सागरमल गोपा की है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया संकरिया नृत्य किस जाति का प्रसिद्ध नृत्य है? भीलों का, मेवों का, गुर्जरों का या फिर कालबेलिया का? जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। संकरिया जो नृत्य है वो कौन सी जाति का प्रसिद्ध नृत्य है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों संकरिया नृत्य की बात करिए, कालबेलिया जाति का प्रमुख नृत्य है। एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न जरूर आता है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया नील गाय किन जिलों के अंदर पाई जाती है? अजमेर, करौली, भरतपुर या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। नील गाय जो दोस्तों कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? तो यहां पर सभी को आंसर बताना। तो नील गाय के संदर्भ में बात हो रही है। तो नील गाय की बात कर देखिए अजमेर, करौली और भरतपुर तीनों के अंदर पाई जाती है नील गाय, ठीक है ना। और उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? गण वाद्य यंत्र, अवनत वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र या फिर कोई नहीं? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है इनमें से, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों गन वाद्य यंत्र देखिए दोस्तों लोहे या फिर इस्पात, एक प्रकार से धातु या फिर मेटल से बने होते हैं, वो गन वाद्य यंत्र कहलाता है। जैसे झांझर हो गया, खड़ताल हो गया, करताल हो गया, घुंघरू हो गया, पाइजेब हो गया, ये आपके गन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अवनद वाद्य यंत्र दोस्तों ये किसी चमड़े से बने होते हैं, चाहे किसी पशु या फिर जानवर की चमड़ी हो, उसकी चमड़ी से दोस्तों बने होते हैं, इन्हें अवनद वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। और तत्व वाद्य यंत्र ये दोस्तों तारों से बजाए जाते हैं, इनके अंदर तार होते हैं और तारों से बजाए जाते हैं। सारंगी की मैं बात करूं ये भी एक प्रकार का दोस्तों तत्व वाद्य यंत्र ही है, एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र भी है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में लिग्नाइट कोयला किन स्थानों पर मिलता है? पलाना, खारी, धानेरी या फिर सभी? जल्दी से आंसर बताइए इसका। देखिए अगर आपको बीएसटीसी 2024 में पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक भी क्लास आपको मिस नहीं कर सकते आप अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला, देखिए राजस्थान के अंदर कोयला दोस्तों जो है वो वैसे तो 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो लिग्नाइट कोयला है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। कौन सा स्थानों पर पाया जाता है ये आपको बताना है, पलाना, खारी, धानेरी या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए दोस्तों पलाना के अंदर भी है, खारी के अंदर भी है और धानेरी के अंदर भी है, यानी कि उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया मध्य अरावली का विस्तार किन किन जिलों में है? उदयपुर, राजस्थान, जयपुर या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। मध्य अरावली का विस्तार कौन कौन से जिलों के अंदर है यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए इसका। राजस्थान की जियोग्राफी के संदर्भ में दोस्तों ये प्रश्न है, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तो बात करूं करेक्ट आंसर की, मध्य अरावली देखिए उदयपुर के अंदर है, राजस्थान के अंदर है और जयपुर के अंदर, तीनों जिलों के अंदर है। तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया बाजरे के उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी का आंसर बताइए इसका। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है ये आप सभी को बताना है। तो देखिए दोस्तों बाजरे की मैं बात करूं, इसे दोस्तों आपके राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन किस किस को आपके राजस्थान का गौरव कहा जाता है? खेजड़ी को आपके राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आपके राजस्थान का गौरव कहा जाता है और बाजरे को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। बाजरा की मैं बात करूं इसके उत्पादन में दोस्तों राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान है, ठीक है ना, इसी कारण इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
और क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एंड तक वॉच करना और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आप सभी को आपकी तैयारी का मालूम चल सके और डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? कांकरेज, गिर, राठी या फिर थार पारकर? जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल की गाय को कहा जाता है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों इसका। राजस्थान की कामधेनु के संदर्भ में बात करिए तो देखिए दोस्तों ये चारों ही प्रकार की नस्लें जो हैं वो गाय की नस्लें, इन्हें याद कर लीजिएगा। राजस्थान की कामधेनु की मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों चंबल नदी को भी कहा जाता है, चंबल नदी को भी आपके कहा जाता है। लेकिन दोस्तों गायों की बात करूं, राठी गाय को आपके राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है लाठी श्रृंखला क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो एग्जाम के अंदर बहुत बार ये पूछा गया है लाठी श्रृंखला। तो गाय की एक प्रजाति, भूगर्भीय जल पट्टी, खनिज पट्टी या फिर वन्य जीव श्रृंखला? जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए इसका। लाठी श्रृंखला इनमें से क्या है, यही आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो लाठी श्रृंखला के बारे में बात करिए, बात करूं करेक्ट आंसर की भूगर्भीय जलपट्टी। लाठी श्रृंखला एक प्रकार की भूगर्भीय जलपट्टी है और इसका संबंध एग्जाम में पूछा जाता है कौन से जिले से है? तो देखिए दोस्तों जैसलमेर जिले से। लाठी श्रृंखला का संबंध कौन से जिले से है? जैसलमेर से। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? चंबल नदी, माही नदी, लूणी नदी या फिर बनास नदी? साथ साथ में आपको आंसर देते रहना है, चाहे गलत भी आए लेकिन आंसर आपको देना है ताकि आप अपने आप को जज कर सके। राजस्थान में 56 का मैदान, देखिए 56 के मैदान की मैं बात करूँ आपके माही बेसिन के अंदर स्थित है। माही की नदी की मैं बात करूँ दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। ये बांसवाड़ा से होकर जाती है, डूंगरपुर से दोस्तों अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना, अरब सागर में गिर जाती है, उत्तर से प्रारंभ होकर वापस दक्षिण की ओर आती है। तो माही नदी दोस्तों दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है? जालोर, बीकानेर, गंगानगर या फिर बाड़मेर? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की अवस्थिति के बारे में दोस्तों आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यहां से 2-3 प्रश्न एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली, वैसे तो राजस्थान की जो सीमा है वो दोस्तों टोटल 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान जो है दोस्तों एकमात्र अंतरराष्ट्रीय जो देश है वो पाकिस्तान के साथ लगता है। और इनकी जो सीमा है दोस्तों, वैसे अभी नए जिले बन गए हैं तो नए जिलों के संदर्भ में बात करते हैं। टोटल 6 जिले दोस्तों पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। पहला दोस्तों आपके श्री गंगानगर हो गया, दूसरा आपका हनुमानगढ़ हो गया, श्री गंगानगर के अंदर ही दोस्तों अनूपगढ़ आ गया तो अनूपगढ़ को भी ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर आ गया, बीकानेर के अलावा जैसलमेर आ गया और बाड़मेर आ गया। एक 7वां जिला दोस्तों फलोदी, जिसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है, अभी तक सीमांकन नहीं आया जिसके कारण स्पष्ट रूप से ये मालूम नहीं हो पाया कि फलोदी की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है या फिर नहीं लगती है। तो ये सीमांकन अगर पूरी तरह से आ जाएगा तो दोस्तों हो सकता है 7 जिले भी हो जाए या 6 जिले ही हो जाए, लेकिन ये 6 तो फिक्स है। जो मैंने आपको बताया पहले 5 जिले लगते थे, अब 6 जिले लगने लगे हैं टोटल। फलोदी को छोड़ दे तो 6 जिले लगते हैं, फलोदी को शामिल करें तो 7 जिले लगते हैं। तो इनमें से कौन सा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है? तो इनमें से दोस्तों जालोर हो जाएगा, ठीक है ना, जालोर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? अप्रैल, जून, मई या फिर जुलाई? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने में होती है, यही आप सभी को बताना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान का सबसे गर्म या सबसे शुष्क अगर जिले के बारे में बात करूं तो चूरू जिला हो जाएगा। और सबसे आर्द्र अगर आपसे जिला पूछे तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका झालावाड़, ठीक है ना, झालावाड़। और राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने में होती है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी, तो देखिए दोस्तों सबसे अधिक गर्मी आपके जून महीने के अंदर होती है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? सवाई माधोपुर में, बालोतरा में, सोजत में या फिर अजमेर में? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होने पर बाढ़ कहां पर आती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होने पर जो बाढ़ है वो दोस्तों आपके बालोतरा जिले के अंदर आती है, यानी दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सी लूणी की सहायक नदी नहीं है? सुकड़ी नदी, बांडी नदी, जवाई नदी या फिर पश्चिमी बंगाल? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। लूणी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, यही आप सभी को बताना है।
तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। लूणी की सहायक नदियों की मैं बात करूं तो सुगड़ी नदी, बांडी नदी, जवाई नदी, लीलड़ी नदी, मीठड़ी नदी, ये आपकी लूणी की सहायक नदियां हैं। लूणी नदी का उद्गम दोस्तों अजमेर के नागपाड़ से होता है और ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है एंड में। इनमें से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी बंगाल जो नदी है वो आपकी लूणी की सहायक नदी इनमें से नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1976 में, 1978 में या फिर 1977 में? जल्दी से आंसर बताइए इसका। राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई थी, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है राजस्थान में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? सांगरिया के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर या फिर सूरतगढ़ के अंदर? जल्दी से आंसर बताइए इसका। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आप सभी को आपकी तैयारी का अंदाजा लग सके। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की मैं बात करूं, सूरतगढ़ के अंदर स्थित है और सूरतगढ़ दोस्तों आपके श्री गंगानगर के अंदर आता है। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर स्थित है? जालोर और सिरोही, जालोर और जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, और चौथा ऑप्शन है सीकर और झुंझुनू। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। देखिए, सुंदा माता की अगर आपके मन में कोई बात आती है तो राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वो सुंदा माता दोस्तों जो है जालोर के अंदर आता है। ठीक है ना, सुंदा माता जालोर जो कि राजस्थान का प्रथम रोपवे है। और सुंदा माता अगर कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो कौन से दो जिलों के अंदर स्थित है? तो वो जिले दोस्तों जालोर और सिरोही, यानी पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया हेरिटेज होटल योजना कब शुरू की गई थी? 1990 में, 1992 में, 1991 में या फिर 1993 में? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। हेरिटेज होटल योजना कब शुरू की गई थी राजस्थान के अंदर, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा उठा के पूछ लिया जाता है। तो हेरिटेज होटल योजना की बात करूं 1991 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया झालावाड़ का सबसे प्राचीन जैन मंदिर कौन सा है? चांदखेड़ी का जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, नागेश्वर पार्श्वनाथ या फिर चंद्रभागा मंदिर? आंसर बताइए जल्दी से इसका। झालावाड़ का सबसे प्राचीन जैन मंदिर इनमें से कौन सा है, यही आप सभी को बताना है। देखिए, अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका शीतलेश्वर मंदिर। राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है तो शीतलेश्वर मंदिर है, जो कि झालावाड़ में ही स्थित है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया झालावाड़ का सबसे प्राचीन जैन मंदिर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर की बात करूं चांदखेड़ी का जैन मंदिर इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर, फतेह प्रकाश महल, जैन कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा जाता है इनमें से? देखिए, दिलवाड़ा मंदिर आपके सिरोही के अंदर स्थित है, फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, जैन कीर्ति स्तंभ। देखिए, दो प्रश्न है, एक तो कीर्ति स्तंभ और एक जैन कीर्ति स्तंभ। देखिए, जो आपका विजय स्तंभ है उसे ही आपके कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, लेकिन ये जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। कीर्ति स्तंभ तो विजय स्तंभ को कहा जाता है, लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, जिसका निर्माण दोस्तों जीजाक ने करवाया था। जीजाक ने करवाया था। और उस विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जीजाक ने करवाया था। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश दोस्तों विजय स्तंभ को कहा जाता है। विजय स्तंभ आपको मालूम है 1437 में महमूद खिलजी के विरुद्ध दोस्तों विजय के उपलक्ष्य में सारंगपुर के अंदर दोस्तों इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जिसके अंदर दोस्तों टोटल 9 मंजिला है, 122 फीट है और 9 मंजिला है, जिसमें से दोस्तों तीसरी जो मंजिल है उस मंजिल पर दोस्तों 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। ठीक है ना, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया। नापा पूमा पोंजा ये दोस्तों इसके वास्तुकार है। भारतीय मूर्तिकला का इसे विश्वकोश कहा जाता है, इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा कौन सी रियासत में जाड़शाही सिक्का चलता था? कोटा, जोधपुर, मेवाड़ या फिर जयपुर? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, तो रट लीजिए इस प्रश्न को, यहां से बाहर आपका एक भी प्रश्न जाना नहीं चाहिए। जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में चलता था? तो करेक्ट आंसर की बात करूं, देखिए जयपुर रियासत में आपका जाड़शाही सिक्का चलता था। जयपुर के अलावा दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में ढूंढाड़ आ जाए तो ढूंढाड़ भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। आमेर आ जाए तो आमेर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन समय में ढूंढाड़ को दोस्तों जयपुर को दोस्तों ढूंढाड़ के नाम से भी जाना जाता था। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर।
अगला यहाँ पे पूछा गया राजस्थान के किस क्षेत्र से सेल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता, गणेश्वर या फिर कालीबंगा। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन से क्षेत्र से आपके सेल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करूं सेल चित्रकला, दोस्तों इसके जो प्रमाण है वो आपके गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती, रानी पद्मावती, रानी पद्मिनी या फिर रानी कोमल देवी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। चित्तौड़गढ़ की कौन सी रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो देखिए दोस्तों ये बात है आपके 1534 से 35 में, जब चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। उस समय जो दोस्तों चित्तौड़ के शासक थे वो महाराणा विक्रमादित्य थे। और 1534-35 में दोस्तों सबसे पहले 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय दोस्तों जो रानी कर्णावती थी, रानी कर्णावती ने रणथंभौर का किला देकर दोस्तों बहादुर शाह को वापस भेज दिया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों 1535 के स्टार्टिंग में बहादुर शाह ने वापस आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर। तो रानी कर्णावती ने दोस्तों बादशाह हुमायूं से राखी भेजकर दोस्तों मदद मांगी थी। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों रानी पद्मिनी है, रानी पद्मिनी दोस्तों 1303 में इन्होंने जौहर किया था रावल रतन सिंह के शासनकाल में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर आक्रमण किया था। और चित्तौड़ का 3 शाखा चित्तौड़ में प्रसिद्ध है। तीसरा जो शाखा है वो 1567 में हुआ था, जयमल पत्ता ने केसरिया किया था और रानी फूल कंवर ने दोस्तों वहां पर क्या किया था, जौहर किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रानी कर्णावती, पहला ही ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया मेवाड़ के गोहिल वंश के कुलदेवता कौन थे? रंगनाथ जी, एकलिंग जी, महानालेश्वर या फिर गेपरनाथ महादेव जी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मेवाड़ के गोहिल वंश के कुलदेवता, सभी को यहाँ पर आंसर बताना दोस्तों, सभी को आंसर बताना है। मेवाड़ के गोहिल वंश, देखिए गोहिल वंश सिसोदिया जो राजवंश है मेवाड़ का, उसे ही प्राचीन समय में गोहिल वंश के नाम से जाना जाता था। बाबा रावल इस वंश के दोस्तों प्रथम शासक थे। और रावल रतन सिंह दोस्तों सिसोदिया वंश के दोस्तों प्रथम शासक थे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, अंतिम शासक मान लीजिए, अंतिम शासक होते। तो मेवाड़ के गोहिल वंश का जो कुलदेवता वो एकलिंग जी महाराज है, एकलिंग जी महाराज है। और गेपरनाथ महादेव जी यह कोटा के अंदर है, रंगनाथ जी आपके पुष्कर के अंदर है। यह भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा राणा प्रतापराव झूलना नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़, नरपति नाला, राणा सांधु या फिर चक्रपाणी। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहां पर आंसर बताना। राणा प्रतापराव झूलना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो राणा प्रतापराव झूलना बात करूं करेक्ट आंसर की, राणा सांधु ने दोस्तों इसकी रचना की थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? दीवान, सीखी, रिखिया या फिर चायल। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त, देखिए रामदेव जी की मैं बात करूं 5 पीरों के अंदर इनका नाम शामिल है। 5 पीरों में देखिए मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी और गोगा जी, ये 5 पीर है। पीर दोस्तों जिन्हें मुसलमान भी पूछते हैं और हिंदू लोग भी पूछते हैं, उन्हें पीर कहा जाता है। और रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको दोस्तों रिखिया नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रामदेव जी का छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रूणीचा जैसलमेर में है, लेकिन छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा लोक देवता हड़बू जी का पूजा स्थल कहां पर है? नागौर, मालानी, बापणी या फिर बेंगंटी। जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए। लोक देवता हड़बू जी का पूजा स्थल कहां पर है? देखिए हड़बू जी की मैं बात करूं ये 5 पीरों में शामिल है। इन्हें दोस्तों शकुन शास्त्री का ज्ञाता भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म है वो जन्म तो दोस्तों बुंडेल गांव में हुआ था, लेकिन इनका मुख्य जो पूजा स्थल है वो बेंगट्टी के अंदर है। तो चौथा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों ये होने वाला है अंतिम प्रश्न। 50 में से टोटल आपके कितने करेक्ट हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 50वां प्रश्न है जूनागढ़ के किस दरवाजे पर गजारूढ़ जेमल पत्ता की मूर्तियां हैं? सूरज पोल, गणेश पोल, हाथी पोल या फिर लोहा पोल। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों ये जेमल पत्ता वही है जो देखिए दोस्तों 1567 में अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए दोस्तों शहीद हुए थे। यानी कि इनकी जेमल और पत्ता की जो मूर्तियां वो अकबर ने इनसे प्रभावित होकर आगरा के किले में लगवाई थी, लेकिन बाद में कालांतर में दोस्तों औरंगजेब ने ये मूर्तियां वहां से हटा दी थी। उसके बाद इन मूर्तियों को दोस्तों जूनागढ़ के दरवाजे पर गया। कौन सा दरवाजा था? तो वो दरवाजा तो आपका सूरज पोल, जहां पर आपके जेमल और पत्ता की मूर्तियां स्थापित है। गजारूढ़ यानी फिर हाथी के ऊपर सवार उनकी मूर्तियां लगी हुई है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है।
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।